आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 12 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। सब फेक न्यूज है। ईरान के साथ अमन समझौते की खबरों पर भड़के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। न कोई डील हुई है न दस्तखत होंगे। ईरान ने भी अमेरिका के सदर ट्रंप की बताई तारीख को नकारा। 104 शहीद कमांडोज की मौत का बदला लेने का ऐलान। डील की बातों के बीच ईरान का जंग जैसा फरमान। डील चाहे जो हो, हम ईरान पर अकेले करेंगे हमला। बातचीत के बीच इसराइल का नया राग। ईरान पर अमेरिकी हमलों से पूरी दुनिया पर पड़ा भारी इकोनॉमिक बोझ। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का बड़ा बयान। और इन खबरों के साथ ही देखिए, साउथ लेबनान में इस्राएली बमबारी पर हिजबुल्लाह का रॉकेटों से पलटवार। इसराइल की सख्त पाबंदी तोड़कर फलस्तीनियों ने पढ़ी जुमे की नमाज। कहा नहीं छोड़ेंगे अपनी जमीन। और टू स्टेट सॉल्यूशन को जिंदा रखने की नई कोशिश। फ्रांस ने उठाया बड़ा कदम। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और ताज़ा खबरें लाने में प्रोग्राम इधर से उधर हो जाते हैं। जब जंग जैसा माहौल हो तो टाइम किसी का भी टाइम पर नहीं रहता। पहली खबर, दिन भर जो शोर चलता रहा कि डील हो रही है, जंग टल रही है, ईरान कई बातें मान गया है, अमेरिका फ्रीज पैसा रिलीज़ करने को तैयार हो गया है, ये सारी बातें शाम होते होते उस वक्त औंधे मुँह गिर गईं जब रात करीब 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताज़ा बयान सामने आ गया। ट्रंप ने ईरानी मीडिया में चल रही उन तमाम खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें डील की शर्तें बताई जा रही थीं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी मीडिया जो कुछ चला रहा है वो सब फेक न्यूज़ है और उसका लिखित तौर पर तय हुई शर्तों से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ईरान की तरफ से डील को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। उन्होंने ईरानी हुक्काम को बेईमान तक कह दिया और इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ नेक नियति से कोई डील करना मुमकिन नहीं है। यानी दोस्तों, यहाँ फिर से बात बिगड़ती हुई दिख रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से जो बातें लीक की गई हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये सब कुछ 12 जून की रात 8 बजे और उसके बाद सामने आया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल रहे इंडियन जहाज़ों पर पिछली रात हुए ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि वो फ़ौरन अपना रवैया ठीक करे। जबकि दोस्तों, इससे पहले दूसरे जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम भी अमेरिका पर ही लगा था। पहले जहाज़ को तो खुद सेंटकॉम ने, अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने हिट करने का वीडियो जारी किया था। हालांकि वो इंडियन जहाज़ नहीं था, लेकिन उसमें 3 इंडियंस मारे गए थे। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ ही घंटे पहले ईरानी मीडिया दावा कर रहा था कि डील के बाद भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखेगा। यानी अब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जो तस्वीर पेश की जा रही थी उसमें अब भी बड़ा फ़र्क मौजूद है। यही वजह है कि दिन भर जिस डील को लगभग तय माना जा रहा था उस पर रात होते होते एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि हमारी जब दिन और सुबह होती है तब डोनाल्ड ट्रंप की रात होती है, वो सो रहे होते, अब वो जागे हैं। देखिए क्या क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह ट्रंप ने ईरानी मीडिया की खबरों को फेक न्यूज़ बताया, उसी तरह कुछ देर बाद ईरान की तरफ से भी जवाब आया। 12 जून को ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स और दूसरे मीडिया हाउसेस ने बातचीत से जुड़े एक मालूमाती ज़रिए के हवाले से ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि इतवार यानी 14 जून को जेनेवा में डील पर दस्तखत होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कहा कि ना तो डील फाइनल हुई है और ना ही ईरान के अंदर उसका फैसला मुकम्मल हुआ है। यही वजह है कि इतवार को जेनेवा में दस्तखत होने की बात को भी पूरी तरह गलत बताया गया। कहा कि हम दस्तखत करने नहीं जा रहे हैं, पहले बात तो तय हो जाए। ईरान का कहना है कि अभी ईरान के अंदर ही डील पर गौर जारी है और आखिरी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में दस्तखत का सवाल उठता नहीं। इसलिए ट्रंप की तरफ से बताई गई तारीख और जगह दोनों सही नहीं हैं। यही वजह है कि इस पूरी कहानी में अब भी धुंध छाई हुई है। डील की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन दोनों तरफ के बयानों से यही लग रहा है कि आखिरी फैसला अभी भी काफ़ी दूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दरअसल कि यूरोप में इस इतवार को डील साइन होने जा रही है, उसका जवाब था। बढ़ते हैं आगे।
डील और अमन की बातें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अब भी इंतकाम की बात कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समझौता होने वाला है तो फिर बदला कैसे लिया जाएगा, और अगर बदला लेना है तो फिर समझौता कैसे होगा और क्यों किया जा रहा है। 12 जून की रात ईरान की आर्मी के डिप्टी कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी ने साफ कहा कि अमेरिका की तरफ से डुबोए गए फ्रिगेट देना के 104 शहीद सेलर्स का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। देना नाम का वॉरशिप था ईरान का, याद होगा। सयारी ने कहा कि फ्रिगेट देना किसी जंगी मिशन पर नहीं था, बल्कि अमन और दोस्ती से जुड़ी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज से इंडिया से वापस लौट रहा था। उनके मुताबिक जहाज़ पर कोई जंगी हथियार भी मौजूद नहीं था। इसके बावजूद उस पर टॉर्पीडो से हमला किया गया। 104 ईरानी सेलर्स को शहीद कर दिया गया। ईरान का कहना है कि उसके सेलर्स को बेदर्दी से निशाना बनाया गया और इस हमले की अब तक किसी इंटरनेशनल इदारे ने खुलकर मजम्मत नहीं की है। दोस्तों, यहीं पूरी कहानी उलझ जाती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान डील की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान की फ़ौजी क़यादत, फ़ौजी लीडरशिप खुलेआम कह रही है कि 104 शहीद सेलर्स का इंतकाम लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ईरान इस इंतकाम को डील से पहले लेना चाहता है या फिर डील के बाद भी यह हिसाब बाकी रहेगा। यानी अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि जिस जंग में 100 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए हों, वहाँ सिर्फ कागज़ पर दस्तखत कर देने से सारे हिसाब ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा लगता नहीं। या फिर कुछ हिसाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें मुल्क कभी भूलते नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार जब डील हो जाती है, समझौता हो जाता है, तो ये बदले के ऐलान सब मिट्टी में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बदला तो जंग में होता है। आपने जंग ख़त्म कर दी तो कौन सा बदला कब लेंगे। बढ़ते हैं आगे, कोई नहीं ले पाता। इधर अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने का शोर मचा हुआ है, उधर इसराइल अब भी ईरान पर हमले करेंगे, हमले करते रहने की आज़ादी मांग रहा है। यानी इसराइल लगातार उछले जा रहा है जैसे गर्म तवे पर बैठा हो। 12 जून की रात इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा कि चाहे अमेरिका और ईरान के बीच कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन इसराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ अकेले मिलिट्री एक्शन लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए, अकेले हमले करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आज रात 8 बजे के करीब काट्स ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा लिखा कि उसने और नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को किसी भी हालात के लिए अभी से तैयार करने का हुक्म दे दिया है। काट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अपनी पॉलिसी के हिसाब से ईरान के साथ एग्रीमेंट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए मुस्तकबिल में भी ईरान के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन करने की पूरी आज़ादी अपने पास रखना चाहता है। लड़िए क्या है, अगर आप इस बार ईरान से अपने दम पर लड़ेंगे तो इस बार तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा और ईरान बहुत सो जाएगा। अमेरिका अगर ईरान से अग्रीमेंट कर लेगा और आप ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान जवाब देगा, हो सकता है अमेरिका ना आए। अमेरिका कहे ठीक है, देख लेने दो, फाड़ लेने दो एक दूसरे के बनियान और कमीज़ को। आगे बढ़ते हैं। क्या ईरान पर हो रहे हमलों का असर अब पूरी दुनिया की जेब तक पहुंच चुका है? हाँ, ये बात तो बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अब इसे लीडरशिप्स के तरफ से कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भड़की हुई जंग का बिल अब दूसरे मुल्क भी चुकाने लगे हैं और खुलेआम इस बात को कह रहे हैं। 12 जून को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने यही इशारा दिया है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन की जंग अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, जो 4 साल से चल रही है, कि अब ईरान पर हो रहे हमलों की वजह से पूरा इलाका एक बहुत भारी इकनॉमिक बोझ उठाने पर मजबूर हो गया है। एर्दोगान ने कहा कि दुनिया इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। उनके मुताबिक आज हालात ऐसे हैं कि मिसाइलों और बमों की आवाज़ में बच्चों की चीखें दब गई हैं और किसी को नहीं पता कि कल जंग की आग कहाँ भड़क जाएगी। एर्दोगान ने गज़ा और लेबनान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ अब भी खून खराबा जारी है और इसराइल हर कानून और उसूल को रौंदते हुए हमले कर रहा है। तुर्की के प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्लैक सी से लेकर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक नए नए खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन तुर्की कोशिश कर रहा है कि ख़ुद को इस पूरे टकराव से दूर रखते हुए अपने मुल्क में अमन और स्टेबिलिटी को बचाए रखे। यानी एर्दोगान को लग रहा है कि उनका मुल्क भी कहीं ना कहीं किसी ख़तरे में है। यानी तुर्की का कहना है कि ईरान पर हो रहे हमलों का असर सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी कीमत
अब पूरा इलाका अपनी इकनॉमी, अपनी तिजारत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चुकाने लगा है। सीज़ फायर के बावजूद लेबनान में एक बार फिर जंग भड़क गई है। एक तरफ इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला करने का ऐलान कर दिया है। 13 जून को लेबनान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने साउथ लेबनान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स और तोप से गोलाबारी की। इसके कुछ ही देर बाद हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने अल-कोज़ा और रशाफ इलाकों में मौजूद इसराइली फोर्सेस, मिलिट्री व्हीकल्स और दूसरे ठिकानों पर रॉकेटों की बौछार कर दी। यानी जिस सीज़ फायर को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं वो अब भी सिर्फ कागज़ों तक ही दिखाई दे रहा है। ज़मीन पर हालात यही बता रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले अब भी लगातार जारी हैं और टकराव थमने के बजाय फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों ने एक बार फिर अपनी ज़मीन पर ही जुमे की नमाज पढ़कर इसराइली कब्ज़े के सामने झुकने से इनकार कर दिया, चैलेंज दिया। 12 जून को हेब्रोन के करीब दर्जनों फ़लस्तीनी उस खेती वाली ज़मीन पर पहुंचे जिस पर इसराइली सेटलर्स लगातार कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने पूरे इलाके को क्लोज्ड मिलिट्री जोन बना दिया था और लोगों को वहां पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीनी मालिक अपनी ज़मीन के एक हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे और वहीं जुमे की नमाज अदा की। उनका कहना था कि वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और इसराइलियों की हर नापाक कोशिश का मुकाबला करते रहेंगे। लोकल फ़लस्तीनी एक्टिविस्टों के मुताबिक पिछले 3 महीने से इस इलाके में सेटलर्स के हमले लगातार बढ़ते गए हैं। उनका इल्ज़ाम है कि सेटलर्स रोज़ उनकी खेती वाली ज़मीन पर अपने मवेशी, अपने जानवर छोड़ देते हैं, फसलें बर्बाद करते हैं, तैयार फसल काट कर चुरा लेते हैं और कई जगह आग भी लगा देते हैं। फ़लस्तीनियों पर 75 साल से यही जुल्म हो रहे हैं, तभी से जब से उनकी ज़मीन पर बाहर से आए लोगों को लाकर बसा दिया गया था, एक नया मुल्क बना दिया गया था। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए फ्रांस ने एक नई कोशिश शुरू की है। इसराइल और फ़लस्तीन के लोगों को एक साथ बैठाकर जंग रोकने की नई कोशिश शुरू हो चुकी है। फ्रांस में एक अहम मीटिंग बुलाई गई है जहां दोनों तरफ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आमने सामने बैठकर 2 स्टेट सॉल्यूशन को बचाने की अपील कर रहे हैं। इस मीटिंग में कई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल हुए हैं। फ्रांस का कहना है कि मिडिल ईस्ट की जंग के बावजूद फ़लस्तीन के अलग मुल्क बनने का रास्ता अभी बंद नहीं होना चाहिए। ये 12 जून 2026 की खबर है। ये मीटिंग उस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के 1 साल पूरे होने पर हो रही है जिसे यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट हासिल था और जिसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था। फ्रांस अब चाहता है कि जंग और बढ़ते टकराव के बीच भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता पूरी तरह बंद न होने दिया जाए। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इतना ही। डिटेल्ड खबरें लाने में, आपको पूरी तफसील बताने में, खेत में बैठा एक आम आदमी भी इस खबर को आसानी से समझ सके, ऐसी खबरें और ख़बरनामा बनाने में वक्त लगता है। वरना मैं अपना घाटा क्यों चाहूँगा, कम वीडियो क्यों लाऊँगा, ज़्यादा व्यूज़ लाऊँगा, ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा पैसे नहीं। चीज़ सही होनी चाहिए, खबर सही होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।